मैं हूं आपके साथ आसिफ खान और आज मेरे रूबरू हैं मुजफ्फर अली साहब। मुजफ्फर अली साहब, उमराव जान के बगैर आपसे कोई भी गुफ्तगू शायद ही कभी किसी जर्नलिस्ट की मुकम्मल हुई हो या उसने उस पहलू को ना छुआ हो। उमराव जान सिर्फ एक डायरेक्टर की फिल्म नहीं है, किसी एक्टर की फिल्म नहीं है, बल्कि उमराव जान हर उस शख्स की फिल्म है जो सिनेमा को पसंद करता है, जो शायरी को पसंद करता है और जो गीत को या संगीत को पसंद करता है। कुछ ऐसा कुछ करने का और इरादा है आगे ज़िंदगी में, उमराव जान जैसा कुछ? देखिए, उमराव जान तो इत्तेफाक से एक लोगों की ब्लड स्ट्रीम में दाखिल हो गई, लेकिन अगर आदमी नेक नियति से कोई भी इरादा करे और गहराई से उसके बारे में सोचे तो यकीनन लोग तैयार हैं आपको, आप जो कहना चाहते हैं उसको सुनने के लिए। तो मैं एक दो चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, एक दो स्क्रिप्ट्स पे काम कर रहा हूँ जो मुझे लगता है कि उतनी ही पुरअसर और देर पा होंगी, लेकिन अब देखें वक्त क्या कराता है। लेकिन उमराव जान तो फिर एक चीज़ है जो लोगों के दिलों में खर्च कर चुकी है और उसको तो मैं बयान भी नहीं कर सकता हूँ किस किस तरह से इसने लोगों तक पहुँची है, पहुँचुआ है। हाँ, मतलब ऊपर से नीचे तक। अभी बीच में खबर ये भी आई थी कि उमराव जान पे आप कोई प्ले कर रहे हैं, किस तरह का है, क्या उसमें क्या पॉइंट्स हैं उसके अंदर जो आप प्ले में शामिल कर रहे हैं? मुझे लगता है, देखिए, एक प्ले जो है वो एक फ्लैश एंड ब्लड का मीडियम है जो आदमी को एकदम छू लेता है। अगर मैंने उसमें वो तमाम सब एलिमेंट्स को जो उमराव जान में मैं लेके चला था उसको मैं दोबारा पेश कर सका, उसकी म्यूज़िक को इन्हांस कर सका और पर्दे के लिए, स्टेज के लिए मैंने उसको एक इंटेंसिफाई कर लिया। तो ये यकीनन उमराव जान के लिए एक इट विल बी ए ट्रिब्यूट टू उमराव जान और लोग पसंद करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसको ना पसंद करेंगे लोग। अच्छा, उमराव जान से अगर थोड़ा सा हट के बात की जाए, आपके इस मौजूदा प्रोफेशन पे बात की जाए, आप एक ड्रेस डिज़ाइनर या फैशन डिज़ाइनर या लिबास के ताल्लुक से जो आप एक जो थीम लेके चलते हैं, ये कहाँ से आपके जहन में आई? कि शुरू से, बचपन से या जवानी के दिनों से मन में था आपके, या ज़िंदगी के किसी मोड़ पे आपको इस चीज़ से लगाव हुआ? नहीं, देखिए, इसका मसला ये था कि हमको, अब ज़ाहिर है कपड़ों का शौक़ किसको नहीं होता है। अब वो कपड़े जो हैं वो आपके माशरे से जुड़े हैं, वक्त से जुड़े हैं, आपके वालिदैन से जुड़े हैं, आपकी विरासत से जुड़े हैं। ये सब चीज़ें होती, कुछ लोगों में होती, कुछ लोग में नहीं होती। एहसास ही नहीं होता है कि क्या पहनते थे, क्या नहीं पहनते थे। तो अब ये तो, अब जब फिल्म आदमी बनाता है तो फिर इन चीज़ों का के बारे में सोचा जाता है कि उमराव जान हम बना रहे हैं तो उसमें जो फैब्रिक इस्तेमाल हो, जो बटन इस्तेमाल हो, जो चीज़ें इस्तेमाल हो, वो उसी वक्त की हों। तो उस पर रिसर्च करना पड़ी और लगा ये कि अगर हम उस वक्त रिसर्च ना करते तो शायद वो नक्श कदम मिट चुके होते लिबास के। तो ज़ाहिर है उसके बाद गमन में भी फिर दूसरी चीज़, गमन जब मैंने बनाई तो वो एक इंसान की मजबूरी थी कि गांव छोड़ के शहर क्यों जाता है। तो उस वक्त स्मिता ने कहा, आप जब कुछ यहाँ इतना फिल्म बना रहे हैं, आप इन लोगों के लिए कुछ करते क्यों नहीं? तो मेरे जहन में कुछ समझ में नहीं आया। उस वक्त हर चीज़ का वक्त होता है। तो जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो उनकी वसीयत थी कि यहाँ इस गांव में, कोटवारा में, कोई नंगा भूखा न रहे। तो इसको लेके मैंने एक सोसाइटी शुरू की, द्वार पे रोज़ी, कि लोगों के दरवाजे पे उनको रोज़गार मिलना चाहिए। क्योंकि अगर लोग गांव से छोड़ के शहर जाएंगे तो फिर शहर भी बर्बाद होंगे, गांव तो बर्बाद हो ही जाएंगे, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो ही जाएगी, कल्चर ख़त्म हो जाएगा। तो वो उसको लेके मैंने एक पूरा मूवमेंट शुरू किया। अब वो मूवमेंट, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट था, फिल्मों में से जुड़ा था और पेंटर भी था, तो मैंने फिर स्केचेस बनाए, डिटेल्स बनाई कि जो कपड़े, जो चीज़ें हम बना रहे हैं उनका कोई, उसमें उसका कोई रेलेवेंस, इस्तेमाल भी होना चाहिए। तो मैंने वहाँ पर एक तो बुनाई का काम शुरू किया, दरियाँ बुनाई शुरू की, फिर मैंने कपड़ा बुना, फिर मैंने जिसे कहना चाहिए रेशम बुना। तो मेरा एक प्रोग्राम था झाड़ी से साड़ी, तो मैंने अपनी सारी ज़मीन रेशम में डाल दी और रेशम से मैंने तागा निकाला, तागा वो पर, और फिर वो उसको मैंने रेशम की बाकायदा खेती की। फिर मैंने उसका रेशम बनाया
वो रेशम रखा है मेरे पास बहुत सा। तो भारत रेशम तो बनाया जो बनाया, लेकिन उससे एक पूरी दुनिया खुल गई। रेशम कहाँ कहाँ बनता है, क्या क्या होता है रेशम। रेशम बहुत बड़ी चीज़ है। रेशम करोड़ों लोगों को रोज़गार देता है। बल्कि ये टीपू सुल्तान ने लगाया था बड़े पैमाने पे बेंगलोर में, कितने लोगों को रोज़गार मिला। तो भारत इसको लेके मैंने वहाँ पर शुरू किया और फिर मैंने चिकनकारी शुरू की अपने गांव में। फिर लखनऊ में जरदोज़ी का काम शुरू किया, क्योंकि हमारे वालदा के ज़माने के जो पुराने जरदोज़ थे वो सब ख़त्म हो रहे थे, उनके पास कुछ काम नहीं था। तो उनको सबको मैं पकड़ के लाया था उमराव जान में गोटे बनाने के लिए, इसके दुपट्टे बनाने के लिए। वो सब लखनऊ के बैकड्रॉप पे थी। हाँ, तो वो सब चिपक के रह गई वो चीज़। तो तब से वो मुझे ज़बरदस्ती एक तरीके से स्टाइलिंग करना पड़ी कि मैं कि ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ, ये कैसे करूँ, ताकि लोगों को रोज़गार मिलता रहे। और वो एक बहुत बड़ा एक वो हो गया। काफ़ी उसमें शोज़ भी हमने किए, हमारी वाइफ भी उसमें शामिल है, हमारी लड़की भी उसमें शामिल है। लेकिन हम उसको अपने तरीके से सोचते रहते हैं। हम जैसे बाज़ार में काम होता है उससे हट के हमारी सोच है। जैसे बॉलीवुड में और हम में फ़र्क है, वैसे ही हमारे काम में और जो फैशन की दुनिया उसमें फ़र्क है। तो जो आपकी क्लाइंटेज है वो इंडिया में है, मतलब मुल्क में है, मुल्क के बाहर? शौकीन लोग हैं, कदरदान लोग हैं। मैं धीरे धीरे कुछ ढूंढा करता हूँ कि कुछ मिल जाए मज़े की चीज़ तो मैं उसको बनाऊँ, तो वो सब चलता रहता है। अच्छा, ये आम आदमी की अगर बात करें तो ये भी बहुत कम लोग जानते हैं कि आपका ताल्लुक़ लखीमपुर खीरी के करीब कोटवारा की एक रियासत से है, और आपकी जो लेगेसी है वो कहीं राजे रजवाड़ों से होके आप निकले। हाँ, मेरे वालिद थे राजा कोटवारा। अब तो फिर हमको अगर तो ख़त्म हो गई सब जिम्मेदारी, मतलब ज़मींदारी तो सब तक, जब तक हम मैदान में उतरे। तो एक इतनी बड़ी जब लेगेसी हो कि आपका ताल्लुक़ कहीं कुछ ऐसे लोगों से हो जो तारीख़ में जिन्होंने नाम रकम किए हैं, या आज भी हमारे मुल्क में, हालांकि हम 70 साल की हमारी आज़ादी हो गई, हम हैं राजाओं, नवाबों, बादशाहों के ताल्लुक़ से हम कहीं उसको सॉफ्ट कॉर्नर कहिए या उनके जैसा बनने की ख्वाहिश कहिए, या उनसे कहीं उनकी ज़िंदगियों से कोई दिलचस्पी समझिए। आप खुद एक रियासत से ताल्लुक़ रखते हैं, एक रजवाड़ा ख़ानदान से ताल्लुक़ आप रखते हैं, तो जब ये लेगेसी लेके आप चलते हैं तो कुछ क्या आम आदमी से हटके कुछ सोचते हैं? देखिए, उसके लेगेसी के दो पहलू हैं। एक तो इंसानियत का पहलू और दूसरी है एक विरासत का पहलू और ज़िम्मेदारी का पहलू। तो इसको बहुत सलीक़े से समझना पड़ता है। अब मेरे वालिद 1927-28 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ स्कॉटलैंड के मेंबर थे। हालांकि बहुत शान से वहाँ रहते सब कुछ है, लेकिन उनका दिल जो था वही वर्कर्स और किसानों के बीच में था। वो चाइना भी गए, रशिया भी गए उस ज़माने में। और फिर जब हिंदुस्तान लौटे 1935 में, तो वो पहला इलेक्शन लड़े हैं आज़ाद, और 17 साल तक उन्होंने मुस्लिम लीग को हराया। उनको लगा ये ख़तरनाक चीज़ है हिंदुस्तान के लिए, ये तोड़ देगी देश को, तोड़ ही दिया उन्होंने। तो वो 1952 तक वो चेयरमैन रहे यूपी असेंबली के। फिर उन्होंने एक अपनी संस्था शुरू की है, अंजुमन फ़रोग़ इंसानियत, मानवतावादी संघ, ह्यूमनिस्ट यूनियन। तो उनका पूरा फोकस था इंसान का इमेंसिपेशन। तो वो रजवाड़ा तो एक अलग ही उनका नज़र था। उसकी वो इज़्ज़त करते थे कि किस ख़ानदान से वो ताल्लुक़ रखते हैं। उस पर उन्होंने रिसर्च की और किताब भी उन्होंने लिखी है, चावड़ाज़ ऑफ गुजरात। तो उसमें एक तरफ तो वो चावड़ा के जो राजपूत फैमिली है वो, और शर्की जो डायनेस्टी है जौनपुर की, वो तो हम लोगों का ये दोनों का मिक्सचर है। एक पॉइंट पे सैयद शर्की के और कोटवारा के राजपूत, उनका एक पूरा। तो ही वाज प्राउड ऑफ हिज हेरिटेज, बट ही वाज नॉट वो जो एक राजाओं में वो जो होती है ना ऐंठ आकड़, वो उनमें नहीं थी। वो एक मतलब वो एक फ़कीर टाइप के आदमी थे, और हालांकि थोड़ा सा इम्पेशेंट थे बेवकूफ़ों की तरफ लेकिन क्योंकि विलायत से उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की थी, तो ही वाज, उनका मॉडर्न आउटलुक हो गया था वो, उनका अपने वक्त से बहुत आगे का आउटलुक था। तो अब लेकिन ही वाज प्राउड ऑफ हिज हेरिटेज। और एक चीज़ जो उनको सबसे अच्छी लगती थी ये इस फ्यूडल कल्चर की, वो ये था कि कौमी एकजहती जो होती है
वो उनको अपील करती थी। अब एक राजा थे, हिंदू राजा थे, वो अब अब्बाजान से मिलने गए, तो वो मुहर्रम का ज़माना था, वो राजा साहब ज़मीन पे लेटे थे। तो अब्बाजान ने पूछा, चचा आप ज़मीन पे काहे लेटे हो? तो उनका, अरे मुहर्रम है। तो कहले मुहर्रम से आपको क्या लेना है? कहले तुम मूर्ख हो, जो राजा का धर्म वो प्रजा का धर्म। क्या बात है कि नहीं? तो ये ज़माना था सोच का। तो एटलीस्ट ये तो चीज़ थी उनमें, और कुछ हो या ना हो। एक और चीज़ जो अच्छी थी कि वो कम से कम फनकारी और दस्तकारी की कदर करते थे लोग, शायरी की कदर करते थे। तो ये सब कदरें थीं जिनको अब आप रिजेक्ट भी कर दें या कबूल कर लें, लेकिन आपके अंदर शिनाख्त पैदा होना चाहिए अच्छे बुरे की। बिल्कुल। आप हर चीज़ को एक डिब्बे में रख के आप कूड़े की तरह बाहर नहीं फेंक सकते। सही बात है। अच्छा, आपने खुद सियासत में आने की कोशिश की, या आपने इलेक्शन लड़ा, या ये कहें कि आपको सियासत में लाने की कोशिश हुई? आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था एक लखनऊ से। उस वक्त क्या था आपके जहन में जिस वक्त आप इलेक्शन लड़ रहे थे, इन तमाम बातों के मद्देनज़र जो हम अभी कर रहे थे? जहन में सिर्फ एक चीज़ थी, कौमी एकजहती, नेशनल इंटीग्रेशन। और मुझे कहीं लगा कि समाज के ऊपर कुछ ज़र्ब हो रहा है, मतलब कुछ उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो मैंने कहा जाके देखूं तो क्या मामला है, कितने लोग मतलब खंडित हुए हैं, कितना समाज टूटा है। तो ये बाबरी मस्जिद का ज़माना था, तो उसमें भी काफ़ी वो हुआ। तो मैंने इलेक्शन की तरफ नज़र की, क्योंकि मेरे वालिद लड़ चुके, तो कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन मैंने तौबा किया कि ये मेरे बस का रोग है नहीं, मेरा जो फ़न है वो ज़्यादा वक्त मेरा मांग रहा है। ये अक्सर हुआ है, कोई फनकार जब अपनी फील्ड को छोड़ के सियासत में आता है तो पहले या दूसरे, कुछ लोग तो हुए हैं जिन्होंने उस कंटिन्यू किया है एक अरसे तक, जैसे सुनील दत्त साहब या विनोद खन्ना, ये कंटिन्यूस इलेक्शन में रहे। लेकिन कुछ लोग, जैसे अगर हम धर्मेंद्र का जिक्र करें, या गोविंदा, या अमिताभ बच्चन, बहुत सारे और भी इंडस्ट्री से लोग आए हैं, वो एक इलेक्शन के बाद कहीं उनका एक सियासत से मोहभंग, अगर मैं हिंदी का लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, हो जाता है। क्या वजह होती है उसकी? वो किस मकसद से गए हैं, क्यों गए हैं? हर आदमी की शख्सियत अलग अलग होती है। अब हम इनमें अपने को हम कुछ अलग किस्म के आदमी हैं, लेकिन इतना तो यकीन है कि जहाँ से हम लड़े हैं, जहाँ हम गए हैं, वहाँ से हम अब भी जुड़े हैं। वहाँ के मसाइल से, वहाँ के लोगों की ज़िंदगी से हम अब भी जुड़े हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि हमने उनको छोड़ के हम कहीं और चले गए। हम उनके लिए दूसरे तरीके से खिदमत कर रहे हैं। हम एक माहौल ऐसा बना सकते हैं अपनी फिल्मों के ज़रिए से, जहाँ पर क्या कहते हैं, समाज जुड़े। अब अटल जी ने उमराव जान 3 बार देखी एक शाम में, तो कहीं तो उनमें जज्बा हुआ होगा कि भाई एक मैं किसी पोइटिक आदमी से इलेक्शन लड़ाऊँ, तो वो उसकी शख्सियत क्या। उसी वक्त उन्होंने जानने की कोशिश की आपको? हाँ, नहीं, उन्होंने मतलब बड़े नफीस आदमी थे। उनको मुझसे बातें भी हुई उसके बारे में कि भाई आपने बड़ा बारीकी से वो माहौल और वहाँ की दस्तकारी आपने लोग सामने पेश की, दुनिया के आगे आपने नाम रोशन किया लखनऊ का। और लखनऊ क्या, हम भी लखनऊ के आशिक, वो भी लखनऊ के आशिक। तो रकीबाना मामला था। अच्छा, रकीबाना तो मामला था इलेक्शन का, सियासत में होता है, लेकिन सियासत के बाहर आप अभी खुद जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने उमराव जान भी 3 बार देखी। जब वो वज़ीर आज़म हो गए, अब तो खैर वो इस दुनिया में नहीं है, तो कैसे आपके ताल्लुकात उनके साथ? मेरे बड़े नफीस ताल्लुकात थे, मतलब मैं बहुत ज़्यादा तो उनके हर वक्त उनके पास बैठता नहीं था। जब भी मिला, और मैं रूमी जब बना रहा था ना, तो तुर्की गए, और तुर्की में उन्होंने स्पीच में कहा कि हमारे एक बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म डायरेक्टर हैं जो रूमी पे फिल्म बनाना चाह रहे हैं, मैं उनकी मदद करूंगा, आप भी मदद कीजिए। तो ये बड़ी बात है ना, ये रिकॉर्डेड है दूरदर्शन में। तो वो सपोर्ट उन्होंने की हमको काफ़ी हद तक। उन्होंने कभी हमें ये एहसास भी नहीं हुआ कि हमारा उनका कोई मुकाबला भी हुआ था।